ओके, अब हम आखिरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारे पास मसल्स बेसिकली बॉडी में मेजरली तीन तरह के हैं हमारे पास। स्केलेटल मसल्स, हमारे स्मूथ मसल्स, और हमारे पास होते हैं हमारे कार्डियक मसल्स। हार्ट में ऑब्वियसली कौन से मसल्स पाए जाते हैं? हार्ट में हमारे पास कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे पास इन A2 यू स्टडी द चैप्टर इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका थोड़ा बहुत आप पढ़कर आ रहे होते हो अपने O लेवल से। और हम क्या देख रहे होते हैं कि हम ये पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं वो नर्व इम्पल्सेस रिसीव कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम से, आपके ब्रेन से, किसी न्यूरॉन से। एंड अपॉन दैट नर्वस इम्पल्स, सॉरी, आपके उस नर्व इम्पल्स की बेसिस पे, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ट्रांसमिशन की बेसिस पे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट इज ट्रू फॉर योर skeletal muscles and for your smooth muscles. But when we talk about your cardiac muscles, they are myogenic in nature. It's a very important word. It is a word that you should know for your syllabus. Myogenic का क्या मतलब है? Myogenic का मतलब है the ability of the muscle to contract on its own. It does not need a nerve impulse or an electrical message from the brain to contract. हमारे पास अगर हार्ट वेट करता रहे कि ब्रेन से सिग्नल आएगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो ब्रेन और हार्ट में कितना डिस्टेंस है? तो हमारे पास इतना क्विकली हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए होता है और हार्ट को इतना क्विकली ब्लड पंप करना होता है कि अगर हम उस पर वेट करते रहे तो ये हमारे लिए मुफीद साबित नहीं होगा। इट वुडंट बी यूजफुल फॉर अस। So heart muscles have the ability to contract on their own। और हमें ये कैसे कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट होती है, कैसे हार्ट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देता है, वो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर भी वो आपको दिखाती हूँ इमेज, एंड आई विल सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। दिस इज एन इमेज दैट आई ड्रू आई वाज इन माय लेवल्स। तो मुझे इससे अच्छी कोई इमेज मिल नहीं पा रही थी आप लोगों के लेवल के लिए, वरना थोड़ी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी वो इमेजेस, इस वजह से I will be showing this one only. Okay. तो ये आपके पास हार्ट की एक डायग्राम है। हमारे पास हार्ट की एक डायग्राम है। ठीक है, तो मैं नीचे ले जाती हूँ। ना, हमारे पास बेसिकली इफ यू वुड नोटिस, we have our this is your left atrium, this is your right atrium over here। आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो राइट एट्रियम है वहां पर एक सेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ और मैंने लिखा हुआ है सैन। नाउ सैन स्टैंड्स फॉर साइनो एट्रियल नोड। दिस इज बेसिकली the group of cells, a group of specialized cells which is responsible for sending electrical impulses to your to send electrical impulses to your heart to generate contraction। अब ये किस तरह से होता है? होता ये है कि साइनोएट्रियल नोड जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। यहाँ से इस पॉइंट से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है कि हमारे पास राइट एट्रियम के बिल्कुल पार्ट में हमें मिलता है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो ये राइट एट्रियम में जो साइनोएट्रियल नोड है, जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फौरन से फैलना शुरू होगी, राइट? अच्छा, अब क्या है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में फौरन फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो दोनों एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास अगर साइनो एट्रियल नोड की जनरेट करदा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रिया में दोनों तरफ मूव कर सकती है, तो ये सेम एट द सेम टाइम नीचे वेंट्रिकल्स में क्यों नहीं जा रही? और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देन एंड देयर एक ही साथ पूरा हार्ट क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा? उसकी एक वजह है।
हमारे पास between the atria and the ventricle we have fibrous bands. हमारे पास fibrous bands होते हैं और फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का रोल प्ले कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड दे आर एक्टिंग एज बैरियर्स और ब्लॉक्स और ब्लॉकेजेस टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू गो डायरेक्टली फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में हमारे पास फाइब्रस बैंड ऑफ टिश्यू है जो कि प्रिवेंट कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ electrical impulse from the right atrium to the ventricles. ठीक है, are you with me till here? Just give me a heads up. Any questions? Okay. अब हमारे पास वो क्या रहा है, साइनोएट्रियल नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट की, वो दोनों एट्रिया में जल्दी से फैल गई और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना, वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें? तो हमारे पास बिल्कुल एट द बाउंड्री ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वैसे ही बिल्कुल जो हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल का बॉर्डर है उस पे एक और ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, एक और ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको मैंने लिखा हुआ है एवीएन के नाम से। ये हमारे पास है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब होता क्या है कि हमारे पास एवीएन जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड वो एक रास्ता है मीडियन सेप्टम, जैसे हमारे पास ये मीडियन सेप्टम है ना जो हमारे हार्ट को सेपरेट कर रहा है, इट लाइज वेरी क्लोज टू द मीडियन सेप्टम। और ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है और ये इस रास्ते से थ्रू द मीडियन सेप्टम, इसको हम क्या कहते हैं, पर्काइन टिश्यू, इस पूरे रीजन को हम बुलाते हैं पर्काइन टिश्यू। पूरे पर्काइन टिश्यू में हमारे पास ये इस रास्ते से ट्रैवल होती है, इस बीच वाले रास्ते से ट्रैवल होती है एबीएन की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और फिर जब ये बॉटम ऑफ द हार्ट पे पहुंच जाती है, बॉटम वॉल्स ऑफ द हार्ट पे पहुंच जाती है, बॉटम को हम कहते हैं एपेक्स। जब ये एपेक्स ऑफ द हार्ट पे पहुंच जाती है तो फिर एपेक्स से ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होती है, यानी एवीएन से पूरा पर्काइन टिश्यू को ट्रैवल करके नीचे तक पहुंची और फिर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो वेंट्रिकल्स के बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके पूरे वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल होती है। और जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेंट्रिकल्स रिसीव करते हैं फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस पूरी कहानी की सिग्निफिकेंस या इस पूरी कहानी का खुलासा क्या है? होता ये है कि हमारे पास साइनोएट्रियल नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रैपिडली दोनों एट्रिया में फैली जिसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, करेक्ट। एवीएन एक वाहिद तरीका है थ्रू द पर्काइन टिश्यूज थ्रू द मीडियन सेप्टम टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो साइनोएट्रियल नोड प्रोड्यूस कर रहा है इम्पल्सेस वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि फाइब्रस बैंड्स ऑफ टिश्यूज आर एक्टिंग एज इंसुलेटर्स, ठीक है। तो वो ब्लॉक कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सैंड टू द वेंट्रिकल्स। सो व्हाट हैपेंस इज दैट आवर एवीएन थोड़ी देर में 0.1 या 0.2 सेकेंड्स के डिले के बाद once your sinuatrial node has transferred its impulses to the respective atrias, AVN अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे आपके फोकाइन टिश्यू से ट्रैवल होती हुई एपेक्स ऑफ द हार्ट पे पहुंचती है और वो फिर नीचे से ऊपर की तरफ वेंट्रिकल्स में मूव करती है। इसकी वजह से हमारे पास एक स्लाइड डिले आता है 0.2 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। इससे होता क्या है, मेरा अगर एट्रिया और मेरा अगर वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर जाए तो मेरे पास तो सब कुछ हॉपस्कॉच हो जाएगा, मेरा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड सारा रूइन हो जाएगा। मेरा एट्रिया वेंट्रिकल में जब ब्लड पुश कर रहा है उसी टाइम पे वेंट्रिकल अपना ब्लड एक्सपेल कर रहा है, तो ना वेंट्रिकल ने पूरी तरह से एट्रिया से ब्लड रिसीव किया ना वेंट्रिकल ने सही से वो ब्लड फिर एक्सपेल आउट किया। सो माय एट्रिया हैज टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स so that the ventricles receive the blood from the atria, and once they've received that blood from the atria the ventricles then contract and then push that blood out of the heart. So we have to ensure that there is a slight delay between the atrial contraction and between the ventricular contraction for this entire process to occur in sync. ठीक है, is this clear? ये आगे लिखा हुआ भी है, हम उसको read through करेंगे। Yes.
तो बेसिकली एवियन पर्काइन टिश्यूज के थ्रू मीडियन सेप्टम के थ्रू नीचे तक हमारी इम्पल्स ट्रैवल करता है और फिर वो इम्पल्स नीचे से ऊपर जाती है। तो हमारे पास एक तो पहले डिले ये है कि हम एवियन नोड पहले एक डिले कॉज कर रहा है, इसको हम बेसिकली इस टाइम डिले को कहते ही एवियन डिले है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड डिले। और फिर ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एवियन यूं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे दे, ऐसा भी नहीं है। एवियन से पूरी जो इम्पल्स है वो नीचे तक जाएगी और फिर नीचे से ऊपर तक जाएगी, कॉजिंग द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास दोनों एवियन और पर्काइन टिश्यू की प्रेजेंस इंश्योर कर रही है कि हमारे पास एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करे और वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट करे। लेट्स क्विकली रीड थ्रू दिस। A group of specialized cells in the walls of the right atrium initiate an electrical impulse. This group of cells is called your sinoatrial nodes. हमारे पास उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो साइनोएट्रियल नोड है उसकी इलेक्ट्रिकल impulse rapidly travels across the true atria causing the atrial contraction. The electrical impulse cannot directly travel from the atria into the ventricles due to the presence of fibrous tissues because they're acting as electrical insulators. The only route to the ventricles is via another group of cells close to the median septum known as the avian atrioventricular node. The avian transmits the impulse to the Purkinje tissue via the bundle of His. बेसिकली ये एक बंडल ऑफ सेल्स होता है जिसको हम बंडल ऑफ हिज बुला रहे होते हैं, इसका नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे आप लोगों के लिए, आपको बस एवियन का और पर्काइन टिश्यू का रोल पता होना चाहिए। The Purkinje tissue takes the electrical impulses to the apex of the heart, bottom of the heart, from where it spreads upwards to the walls of the left and right ventricle. जब हमारे पास ये इम्पल्सेस एपेक्स से अपवर्ड्स ट्रैवल करना शुरू होती हैं तो हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज होती है जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोली भी कह सकते हैं। The presence of avian and Purkinje tissue causes a brief delay between the atrial contraction and the ventricular contraction, ensuring that atria contract before ventricles। और इसको हम क्या बुलाते हैं, एवियन डिले बुलाते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं, एवियन डिले, जो कि 0.1 से 0.2 सेकेंड्स का एक डिले होता है बिटवीन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इज दिस क्लियर सर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना टेस्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी बुक में है और ब्रीफली आपके एलोज में भी डिस्क्राइब्ड है कि आपको फिश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं क्विकली उसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। So we'll just quickly do it and we'll wrap this chapter up. हमारे पास हमने पढ़ा था that we have different types of circulatory system और हमने कहा था कि जो humans का या mammals का circulatory system है that is what? That is your closed and double circulatory system। सबसे पहले तो हमारे पास दो टाइप के circulatory system होते हैं, closed circulatory system and open circulatory system। ठीक है, can you tell me what do you think would be the difference between the closed circulatory system and the open circulatory system? Closed circulatory system तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ब्लड है इट ट्रेवल्स विद इन इनक्लोज्ड इन वेसल्स, यानी हमारे पास जो बॉडी में ब्लड है वो खुला नहीं घूम रहा होता, हमारे पास खून जो है वो फैला हुआ नहीं है ऐसे ही बॉडी में, हमारे पास जो ब्लड है वो हर वक्त वेसल्स में पाया जाता है। ब्लड या तो आर्टरी में होगा या वेन में होगा या कैपिलरी में होगा, ऐसे ही हर तरफ खून नहीं फैला हुआ होता बॉडी में। ऑन द कॉन्ट्ररी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि जिसका जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, वो हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड फ्लूइड है, वो हमारे पास इट गेट्स आउट ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो ब्लड है वो पूरा टाइम वेसल्स के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका जो ब्लड है वो एट ऑल टाइम्स वुड बी इनक्लोज्ड इनसाइड ब्लड वेसल्स। इज दिस क्लियर? ओके,
तो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एनी आइडिया इनका क्या डिफरेंस होगा? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सिंगल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मैमल्स का क्या होता है, डबल होता है कि सिंगल होता है? डबल का मतलब ये होता है that the blood in one complete cycle or in one complete circuit is basically passing the heart twice। यानी हमारे पास जो वो ब्लड है वो हमारी क्या कहते हैं, हार्ट से पहले कहाँ जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये बॉडी है, ठीक है। हमारे पास जो ब्लड है वो पहले हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास, लंग्स ने भेजा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को, फिर हार्ट ने वो जो राइट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी ने फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न बैक किया हार्ट। तो मेरे पास एक कंप्लीट साइकिल में या एक कंप्लीट सर्किट में हार्ट से जो ब्लड है वो दो दफा पास हो रहा है। ये वाला जो सेक्शन है वो पल्मोनरी पार्ट ऑफ दैट सर्किट है, और ये सिस्टेमिक पार्ट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सो अ ब्लड flowing or passing through the heart twice in one complete circuit is known as a double circulatory system, और ये अभी जैसे हमने कहा हमारे मैमल्स में पाया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास जो फिश है उसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है, लेकिन वो होता किस तरह का है? वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी उसका जो ब्लड है वो एक सर्किट में जो हार्ट है उससे एक ही दफा पास हो रहा होगा। So for instance, let me draw this for you. This is a rough sketch of how a fish circulatory system looks like. ये उसके गिल्स हैं, ये टिश्यूज हैं, और ये उसका हार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके पास ये इसका वेंट्रिकल है, ये इसका एट्रिया है, एट्रियम है। Now what happens is that the deoxygenated blood enters into the heart। ये इसका deoxygenated blood है जो हार्ट में एंटर हुआ, एट्रिया ने रिसीव किया, वेंट्रिकल्स ने यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास किया गिल्स को। इसका जो गैस एक्सचेंज होता है फिश का वो गिल्स में होता है। गिल्स प्ले अ सिमिलर रोल इन फिशेस एज इट प्लेज इन मैमल्स और इन ह्यूमंस। गिल्स से ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ये हमारे पास टिश्यूज में आता है, और ये फिर हमारे पास टिश्यूज क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, गैस सब्सटेंस एक्सचेंज हो रहा होता है यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास टिश्यू रेस्पिरेशन की वजह से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस से ये हार्ट के पास आता है। इन वन कंप्लीट सर्किट हमारे पास कितनी दफा हार्ट के से एक दफा ब्लड गुजर रहा है? हमारे पास हार्ट से एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट सर्किट में सिर्फ एक ही दफा ब्लड गुजर रहा है हार्ट से। इस वजह से हम इसको क्या बुलाते हैं? सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? ये सारी बेसिकली वेसल्स हैं। आप ये मत समझेगा कि ये फिश की बॉडी है, ये फिश की बॉडी नहीं, ये जो मैंने पाइप जैसा कुछ बनाया हुआ है ये वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है हार्ट से। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट रिसीव नहीं करता फिश का। सो दिस इज बेसिकली द सर्कुलेटरी सिस्टम of a fish. And with that, we are done with this chapter.